आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कार्बन का नाम सुनने के तुरंत बाद हमें कार्बन से संबंधित कई बातें ध्यान में आने लगती हैं। यह एक अधातु है। आवर्त सारणी के समूह 14 में पाए जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है एवं परमाणु द्रव्यमान स्टैंडर्ड 12 मानते हैं। 12.01 थ्योरेटिकली बुक्स में लिखा हुआ है। हम लोग इसके परमाणु द्रव्यमान को 12 के आधार पर ही सारी कैलकुलेशंस करते हैं। कार्बन का हमारे जैविक जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए यह एक बहुत ही आवश्यक अवयव है। कहा जा सकता है कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोजन, कपड़े, दवाओं में, पुस्तकों में, नायलॉन, सिल्क, वूल, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, रबर, प्लास्टिक और भी कई पदार्थ हैं जो कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। यह भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% उपस्थित होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित होता है जो 0.03% मानी गई है। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय रूप होते हैं, जिसमें होता है पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। अब बच्चों, कार्बन कितना अद्भुत है। प्रारंभिक चरण में तो यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण मानव मात्र अथवा संपूर्ण जैविक जगत की कार्बन के बिना कल्पना असंभव है। इसकी अद्भुतता और देखिए, जब हम इसके अपरूप की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपको कहा गया हीरा, ग्रेफाइट, तो हीरा और ग्रेफाइट का कितना बड़ा अंतर है वो आप सब समझते हैं। ग्रेफाइट जो अपनी पेंसिल होती है ना, वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का कार्य भी करता है। अक्सर हम अपने टॉर्च, बैटरी जो सेल वाली होती हैं, तो जब सेल खत्म होने के बाद कई बच्चों में जिज्ञासा होती है कि इसे तोड़कर देखें। तो जब हम तोड़कर देखते हैं तो उसमें एक लंबी सी रॉड जैसा छोटा सा निकलता है, वो उसका ग्रेफाइट का पीस होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। वैसे तो ग्रेफाइट के संदर्भ में अभी आपको बताया कि पेंसिल हम छोटी सी उम्र से जान जाते हैं। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, विपरीत, दैट इज डायमंड। हीरे का स्वभाव, हीरे की प्रकृति, हीरे का भौतिक अनुभव सबने किया है। उसका महत्व कितना है ये हम सब जानते हैं। उसकी चमक हमें अपनी ओर खींचती है। तो कहते हैं ना, हीरा है सदा के लिए। तो वास्तव में वहां उसका अलग महत्व है
और ग्रेफाइट का अलग महत्व है। इसके दोनों अपरूप भी अपनी अपनी जगह मानव मात्र में बहुत महत्व रखते हैं। बच्चों, हमने सोचा आपको कुछ पॉइंट्स लिखकर दिखाएं। कार्बन उच्च ऋण विद्युतता प्रदर्शित करता है, यह इसका पहला पॉइंट है। यह भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। यह फ्री स्टेट में भी हमें मिल सकता है। इसके 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। जैसा अभी अपरूपों के बारे में आपको बताया जा रहा था, हीरा और ग्रेफाइट, तो हीरा तो है ही, ग्रेफाइट भी है ही, उसके अलावा फुलेरिन, यह इसका तीसरा अपरूप है। बच्चों, कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक या इसका गुण होता है वह इसके श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति। यह अभिक्रिया करके अन्य तत्वों के साथ लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। तो यह इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक और गुण होता है। इसलिए कार्बन का जब विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह श्रृंखलन प्रवृत्ति कितनी काम की है विभिन्न तत्वों के निर्माण में, दैनिक जीवन में और वृद्धि में, विकास में। कार्बन के इस श्रृंखलन प्रवृत्ति के का भी हम अध्ययन करेंगे। कार्बन की संयोजकता कक्ष में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह 4 एकल बंध बनाने की क्षमता रखता है, 4 एकल बंध बनाता है। जैसा कि बताया गया अभी कि बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे जिससे वो सैचुरेटेड स्टेज में आए, या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता रखे। मतलब उत्कृष्ट गैस की अवस्था प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या खोने की आवश्यकता है 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को अपन समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ साझेदारी से रिलेटेड 2 एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको बोर्ड में भी विस्तार से विस्तृत में जानकारी दूंगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है, बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसकी परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके KLMN कोश आपने पढ़ा है, तो इसके K कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये K कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। K कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, नोबल गैस का विन्यास प्राप्त
कर लेते हैं। बिकॉज इन आउटरमोस्ट शेल द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली 2 एंड हाइड्रोजन हैज ओनली 1. इट रिएक्ट विद द सेम हाइड्रोजन एंड फॉर्म H2, जिसे अब हम आपको रेखीय रूप में बोर्ड में समझाते हैं। बच्चों, जैसा आपको अभी कहा था, हम रेखीय चित्रों के माध्यम से हाइड्रोजन के विन्यास को समझते हुए इसके साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से हम समझेंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु बनाए हैं, ये 1 ये 2। ये जब दोनों आपस में संयोग करते हैं, इसके पास ये हमने जो क्रॉस लगा है ये वास्तव में हमने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किया है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के परमाणु का, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु का। जब ये हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार ये साझेदारी से H2 अणु बनता है, H2 अणु बनता है। साझेदारी के बाद हम इसे इनके सूत्रों के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, अर्थात दोनों हाइड्रोजन के मध्य एक एकल बंध का निर्माण होता है। तो यह कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध, और इस प्रकार H2 गैस हमें प्राप्त होती है, जो नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस के विन्यास के बराबर होता है। और उसमें सबसे पहले है नोबल गैस, तो आप जानते ही होंगे बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, ज़ेनॉन। तो यह अपने नोबल गैस के समकक्ष H2 ऑक्टेट बनाने में, हम इसे एक्चुअली ऑक्टेट कहते हैं। जब ये बाह्य कोश को पूर्ण करते हैं तो उसे कहते हैं अष्टक। तो अपना ये बाह्य कोश K में 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके पूर्ण कर लेता है और अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है, जो हीलियम के बराबर होता है विन्यास। बच्चों, अभी हाइड्रोजन का एग्जाम्पल अपन ने समझा। अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना आपको समझाएंगे। यह एक ऑक्सीजन का परमाणु है, यह दूसरे ऑक्सीजन का परमाणु है। वैसे बच्चों, हम जानते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखेंगे तो हमें K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाह्य कोश में, ये बाह्य कोश एक्चुअली में आपको समझाया गया है। वास्तव में यह इसलिए बताया जा रहा है कि जो परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्बन अपने अन्य परमाणुओं या तत्वों के साथ करता है और इस प्रकार वो अपना अष्टक पूर्ण करता है, तो उसके यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अन्य सामान्य उदाहरण आपको समझाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम हाइड्रोजन को लिया था। तो यहां पर K में जो दर्शाया नहीं गया है, अंडरस्टूड है। K में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो अब हमारे पास 8 में से 1 2 3 4 5 6, एक परमाणु में, दूसरे परमाणु में 1 2 3 4 5 6। यहां पर जब साझेदारी होती है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दोनों परमाणु आपस में करते हैं एवं O2 अणु बनता है। इस प्रकार ऑक्सीजन के
दो परमाणुओं के बीच दोहरा बंध बनता है। यह दोहरा बंध इस दृष्टि से दर्शाया जाता है। बच्चों, इसी प्रकार नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम लेंगे। ये नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, आप भलीभांति परिचित हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, अर्थात आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 एक परमाणु में, 1 2 3 4 5 दूसरे परमाणु। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश का है। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता के आधार पर अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म बन जाते हैं। इसे दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको नाइट्रोजन 1 2 3 दूसरा नाइट्रोजन और यह त्रिआबंध की इस प्रकार से संरचना करता है। इसी के पश्चात अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का काफी सरल यौगिक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। इसका सूत्र CH4 है। बच्चों, कार्बन की संयोजकता कोश में ये आपको दिखाए गए हैं, बाह्य कोश है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने किसी दूसरे तत्व के साथ साझा करके एक नया तत्व बनाता है। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, उदाहरण के लिए हम मेथेन का लेंगे, तो मेथेन में CH4 इसका सूत्र होता है। यह है कार्बन, इसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यह डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है। वहीं पर यह दूसरा हाइड्रोजन, ये डॉट ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये तीसरा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो केंद्र में कार्बन परमाणु होता है, तो इसकी शीर्ष में जो संयोजकता होती हैं, वह संयोजकताएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए उपयुक्त उदाहरण है। इस प्रकार से यहां पर अगर हम देखें तो यहां हम देखें तो शीर्ष की संयोजकताओं में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाता है और यह एंगल बनाता है 109 डिग्री का एंगल, इसे हम कहते हैं। इस प्रकार से यह एक सर्वाधिक सरल यौगिक है और यह चतु संयोजक है, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कर्ष गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ चित्र में दर्शाया है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक
विद्युत के कुचालक होते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कार्बन की एक विशाल अद्वितीय प्रकृति होती है। इस अद्वितीय प्रकृति में कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं से संयोग करता है, लेकिन अद्वितीय प्रकृति का यहां पर तात्पर्य यह भी है कि कार्बन अपने ही समूह के अन्य कार्बन से अभिक्रिया करके श्रृंखला भी बनाता है, जिसमें C2, C3, C4 इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध चरणबद्ध तरीके से कार्बन आपस में अद्वितीय बंध बनाते हुए अन्य तत्वों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। कार्बन रसायन शास्त्र के अनुसार मिलियंस ऑफ यौगिक बनाता है। इसी अद्वितीय प्रकृति के कारण कार्बन श्रृंखलाबद्ध आपस में संयोग करता है। कार्बन आपस में वलय के रूप में भी अभिक्रिया करता है। कार्बन अन्य कार्बन से ब्रांच के रूप में भी क्रिया कर आबंध बनाता है। इस प्रकृति को हम श्रृंखलन की प्रकृति कहते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है। दो कार्बन के बीच एक बॉन्डिंग जो होती है वो काफी मजबूत होती है। और बच्चों, जब बॉन्डिंग मजबूत होती है तो इनमें स्थायित्व ज्यादा आता है, अधिक स्थायित्व की प्रकृति निर्मित होती है बने हुए तत्वों में। फलस्वरूप यहां पर कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, अपन श्रृंखलन की बात कर रहे थे। अब कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक कार्बन से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। उसी प्रकार द्वि मतलब दो अथवा तीन आबंध वाले, मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड, दो बॉन्ड होंगे तो हम उसे द्वि और तीन होंगे तो त्रि आबंध कहेंगे। तो द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बच्चों, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। बच्चों, इस श्रृंखला में आगे हम देखते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन हाइड्रोकार्बनों की संरचना दो प्रकार की हो सकती है। पहला है विवृत श्रृंखला। ये सीधी या शाखायुक्त हो सकती है, जैसे कार्बन बॉन्ड कार्बन या कार्बन से दूसरा कार्बन बॉन्ड के द्वारा ऊपर अगर अटैच हो गया या जुड़ गया तो वो उसकी शाखा हो गई। और ओपन चेन कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन का जुड़ना, है ना। जैसे एथेन का एग्जांपल ले लें तो C2H6, ठीक है। तो दो कार्बन प्लस
6 हाइड्रोजन, दिस होगा ओपन चेन। तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जब जुड़ जाते हैं तो एक लंबी सी श्रृंखला भी बनाते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है संवृत श्रृंखला। संवृत श्रृंखला ऐसे यौगिक या अधिक रिंग वाले चक्रीय यौगिक हो सकते हैं। चक्रीय यौगिक में आपने वैसे मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल जो रहता है वो आपने देखा होगा, जैसे हम कह सकते हैं बेंजीन। बेंजीन का आपने उदाहरण देखा होगा, वो साइक्लिक कहते हैं जिसे, है ना, C6H6। तो ये संवृत श्रृंखला का उदाहरण है। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने यह जाना कि कार्बन आवर्त सारणी के समूह 14 का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। हमारे संपूर्ण जीवन में कार्बन की अनुपस्थिति की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सारी सजीव वस्तुएं कार्बन से ही निर्मित हैं। कार्बन से प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे नायलॉन, ऊन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, उसके बाद ग्रेफाइट, हीरा, इसके अपरूप, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में अपन ने जानकारी हासिल करी। कार्बन का चतुसंयोजक होना यह कितना लाभदायक बना, यह अपन ने देखा। कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति की जानकारी हासिल करी। कार्बन कार्बन से जुड़कर श्रृंखलन प्रवृत्ति से बहुत बड़े और जटिल यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। और श्रृंखलन प्रवृत्ति के अलावा यह वर्गीकरण के आधार पर ओपन चेन और क्लोज चेन में भी नए तत्वों का निर्माण करता है। वह भी अपन ने अभी जानकारी हासिल करी। तो इस प्रकार बच्चों हमारा प्रश्न बनता है, कार्बन आवर्त सारणी के कौन से समूह में पाया जाता है? दूसरा प्रश्न, वायुमंडल में एवं भूपर्पटी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तीसरा प्रश्न, कार्बन हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से माध्यम से उपयोग में आता है, यह बताइए। प्रश्न नंबर 4, कार्बन की सहसंयोजकता प्रकृति क्या होती है? कार्बन द्वारा निर्मित नए तत्वों का स्थायित्व अधिक होता है तो क्यों होता है? ये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए आप लिख कर याद करेंगे तो इससे स्पीड भी बढ़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस भी होगी एवं अधिक समय तक हमें ध्यान भी रहता है। दूसरा, हम स्वयं